बीते दिनों बेंगलुरु में हुई घटना इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें, सोमवार को आईटी पेशेवर अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी अलग रह रही पत्नी द्वारा उत्पीड़न का हवाला देते हुए आत्महत्या कर ली। उन्होंने 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें अपनी पत्नी के साथ साथ ससुराल वालों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। सुभाष के मामले में दहेज कानून के दुरुपयोग पर एक बार फिर से बहस शुरू कर दी गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका जय न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। न्याय अभी बाकी है। बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष इन 4 शब्दों को तख्ती पर लिखकर दुनिया से विदा हो गए। वो हार गए उस सिस्टम से जिसकी जड़ें भ्रष्टाचार ने खोखली कर दी है। वो हार गए जिंदगी से। अतुल की खुदकुशी से हर कोई हैरान है। खुदकुशी करने से पहले उन्होंने करीब 1.5 घंटे लंबा वीडियो शूट किया और 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा। सुसाइड नोट में जो खुलासे हुए हैं उसके बारे में जानकर किसी का भी दिमाग सन्न रह जाएगा। आपको बता दें, बेंगलुरु में एक निजी फर्म के 34 वर्षीय उप महाप्रबंधक अतुल सुभाष ने सोमवार को आत्महत्या कर ली। वो मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले थे और काम के सिलसिले में बेंगलुरु में रहते थे। उनका ससुराल उत्तर प्रदेश के जौनपुर का था। अतुल 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ गए हैं, जिसमें पत्नी, ससुराल वालों और एक न्यायाधीश पर आत्महत्या, उत्पीड़न, जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। इस मामले में अब अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये शिकायत मृतक के भाई विकास कुमार ने दर्ज कराई है, जिसमें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई है। शिकायत में कहा गया है कि चारों आरोपियों ने अतुल के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया और मामले के निपटारे के लिए 3 करोड़ रुपए देने की मांग की थी। आरोप है कि अतुल ने मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होकर आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लिया है। जानकारी के मुताबिक अतुल ने 24 पन्नों के सुसाइड नोट के हर पन्ने पर न्याय अभी बाकी है लिखा है। पत्नी निकिता और ससुराल वालों के साथ साथ सुभाष ने जौनपुर में एक पारिवारिक न्यायालय की जज पर भी उनकी सुनवाई न करने का आरोप लगाया है। सुभाष ने अपने कथित उत्पीड़न को बताने के लिए एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया। इसमें परिजनों से कहा गया कि न्याय मिलने तक उनकी अस्थियों को विसर्जित न किया जाए। नोट में अतुल ने अपने माता पिता को उनके बच्चे की कस्टडी देने की मांग की है। नोट और वीडियो का लिंक एक एनजीओ के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा गया था, जिसमें अतुल जुड़े हुए थे। सुभाष ने अपने नोट में आरोप लगाया है कि पत्नी निकिता सिंघानिया ने उनके खिलाफ हत्या, यौन उत्पीड़न, पैसे के लिए उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और दहेज सहित 9 मामले दर्ज कराए थे। उनकी पत्नी उनसे 3 करोड़ की मांग कर रही थी। अतुल बेंगलुरु सिटी में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीजीएम के पद पर कार्यरत थे। अतुल ने अपने नोट में लिखा है कि उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने केस खत्म करने के लिए 3 करोड़ रुपए की मांग की। तलाक के बदले हर महीने 2 लाख रुपए के गुजारा भत्ता की डिमांड की और बेटे का चेहरा तक नहीं देखने दिया। निकिता के पिता की शादी के बाद बीमारी से मौत हुई, लेकिन ससुराल वालों ने हत्या की एफआईआर दर्ज करा दी। अतुल ने इस मामले में केस की सुनवाई कर रही जौनपुर की महिला जज पर भी रिश्वत मांगने के आरोप लगाए हैं। अतुल के आरोप के मुताबिक फैमिली कोर्ट में जज ने मामला निपटवाने के लिए 5 लाख रुपए मांगे। इतना ही नहीं, अतुल ने कोर्ट के अंदर घूसखोरी के खेल का भी खुलासा किया है। घूस देने से इनकार करने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ एलिमनी और मेंटेनेंस का आदेश जारी कर दिया, जिसके तहत उन्हें हर महीने अपनी पत्नी को 80,000 रुपए देने का फैसला सुनाया गया। अतुल ने आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक ने उन पर 3 करोड़ मेंटेनेंस देने का दबाव बनाया। पत्नी को बाहर करके जज ने उनसे अकेले में बात की और 5 लाख खुद के लिए रिश्वत के तौर पर मांग लिए। उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए उन्हें दे तो वो केस सेटल कर देगी। अतुल ने सुसाइड नोट में दावा किया कि जौनपुर में अदालत में सुनवाई के दौरान उनकी पत्नी ने जज के सामने ही उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। इस दौरान महिला जज भी हंस पड़ी। अतुल ने जुडिशरी से मां पिता को हैरेसमेंट करने की अपील की और पत्नी के लिए आखिरी संदेश दिया। उसके बच्चे को वैल्यू के साथ परवरिश के लिए मेरे माता पिता को दे दे। उसने अपने भाई को हिदायत दी कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी और उसके
ससुराल वालों से नहीं मिले, साथ ही अगर उसे न्याय नहीं मिलता है तो उसकी अस्थियां कोर्ट के सामने गटर में बहा दी जाए। बता दें, दहेज कुप्रथा को रोकने के लिए हमारे देश में कानून बनाए गए हैं, कई कानून बनाए गए हैं। असहाय महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कम करने के लिए कानून बनाने पर जोर दिया गया है। इसके चलते दहेज निषेध अधिनियम 1961 बना। दहेज की मांग के बाद घरेलू हिंसा की घटनाएं भी सामने आती रही हैं। ऐसे में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पारित किया गया। इसके साथ ही पुरानी आईपीसी में दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्याओं को रोकने के लिए कई प्रावधान किए गए थे। आईपीसी की धारा 498 दहेज से पहले और बाद में किसी भी रूप से उत्पीड़न को दंडनीय और गैर जमानती बनाती है। दहेज हत्या के लिए सजा 7 साल के कारावास की न्यूनतम सजा या आजीवन कारावास की अधिकतम सजा है। कानून पारित होते ही दहेज उत्पीड़न के हजारों मामले दर्ज होने लगे। कई बार ये विवाहिता महिला के लिए सुरक्षा के लिए बजाय हथियार बन गया, जिस पर समय समय पर अदालतों ने भी चिंता जताई। एनसीआरबी के अनुसार 2022 के दौरान इस अधिनियम के तहत कुल 356 मामले सामने आए, जिनमें झूठे मामले के रूप में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिस तरह अतु सुभाष ने सिस्टम से तंग आकर आत्महत्या कर ली, उसने एक बार फिर देश में दहेज के कानून के दुरुपयोग पर बहस छेड़ दी है। साथ ही कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस पूरे केस को लेकर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए आप बने रहिए जेजे न्यूज के साथ। नमस्कार।